अच्छा, एक तो ये देखो, अभी मैं इसको सही कर ही रही थी, फिर मैंने कहा मैं दिखा के ही कर दूंगी। सारी वैल्यूज आप लोगों ने ना अलग, जिस तरह मिनी टैब में किया था कि क्वेश्चंस को अलग अलग विंडोज में किया था, क्योंकि मिनी टैब वैसे ज्यादा इजी है, लेकिन उसकी जो कॉलम्स है ना वो थोड़े से वो प्रॉब्लम करते हैं। तो लेकिन एसपीएसएस में आप लोगों के पास शीट जो है ना वो बड़ी क्लियर कट है, और वेरिएबल व्यू अलग से होता है, डाटा व्यू अलग से होता है, और आउटपुट विंडो इसकी अलग ओपन होती है। तो ये सारा काम जो एसपीएसएस का सारा काम है ना, कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे आप लोगों ने एक ही शीट में एंटर कर लेना है, तो काफी टाइम सेविंग रहेगा। ठीक है ना, तो ये एक एसपीएसएस की वो है, अच्छी चीज है। तो आप लोग अब ये देखो। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों के जो नोट्स हैं उन्हीं में से मैंने किए है, तो बाकी जो है ना मैं अभी आप लोगों को के साथ डेटा सेट्स शेयर कर दूंगी। आप लोग यूएसबी में ले लेना मुझसे, या वैसे ले लेना। उनकी आपने या खुद से एंटर कर लेना, वो क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को पहले मार्क करवाए थे वही सब कुछ ही होंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, तो कि जिसके आप लोगों के पेपर की तैयारी हो जाए कि पेपर में किस तरह से आप लोगों को पार्ट वाइज काम आ सकता है। ठीक है। तो आप लोगों को पास पेपर्स मुश्किल लग रहे थे, वो इसी वजह से लग रहे थे कि आप लोगों ने जस्ट इतना जो नोट्स में काम है इतना तक तो कर लेते हो, उसके ऊपर नीचे का जो काम है वो आप लोगों को नहीं आता। ठीक है। अच्छा, बहरहाल इसको स्टार्टिंग में देखो, बिल्कुल आज सबसे पहले ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को जो उस दिन बताई थी वो उतनी ही होगी, और एक दफा मैं दोबारा भी कर दूंगी इसी किसी कॉलम में। सबसे पहले मैंने जो एंटर किया है ना वो यहाँ पे पाई चार्ट का डाटा एंटर किया है। पेज नंबर, नोट्स में पेज नंबर 30 में देखो, ये ओशियंस है और आप लोगों को एरिया दिया है। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा वाला, ये देखो पेज नंबर 30 पे ओशियंस दिए हुए हैं एग्जाम्पल में, और एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसको टाइप कर लिया, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, एंटार्क्टिक और आर्कटिक ओशन। अच्छा, वेरिएबल व्यू में जाके देखो अगर आप लोग, तो वेरिएबल में ये ओशियंस है। ठीक है, और उसके जब आप लोग इंग्लिश में टाइप करते हो ना, तो यहाँ पे क्या शो होता है कि वेरिएबल की टाइप वो क्या है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या शो हो रहा है, स्ट्रिंग। तो मैंने आपको कहा था कि ये आप लोग अगर इनको क्लिक करके देखो तो ये डिफरेंट टाइप्स शो हो जाती है। न्यूमेरिक, जो आप लोगों की नंबर वाली वैल्यूज हो, वो एरिया की वैल्यूज नंबर में है, तो वो उसके आगे न्यूमेरिक ही शो हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे बस कुछ भी नहीं किया था, एसपीएसएस खोल के डायरेक्ट पैसिफिक टाइप किया था, तो वो उसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया था कि इस कॉलम में सारी वैल्यूज जो है वो स्ट्रिंग की टाइप हो रही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, जो डिफॉल्ट में विड्थ होती है ना वो 8 होती है, लेकिन यहाँ ये तो चलो पैसिफिक तो शॉर्ट लेटर का वर्ड है, लेकिन नीचे जो एंटार्क्टिक है वो 8 वर्ड से ज्यादा है। ठीक है ना, इनको काउंट करो तो ये 8 से ज्यादा है। तो आप लोगों ने, या 8 है पूरे, तो अगर कभी ज्यादा हो कोई आप वैल्यू आप लोगों की, कोई लेटर बड़ा हो, तो उसके लिए ये आप लोगों को मैंने उस दिन कहा था कि विड्थ होती है बेसिकली। यानी कि डाटा व्यू में आप लोग सिर्फ डाटा एंटर करते हो, और वेरिएबल व्यू में आप लोग उसके नेम्स एंटर करते हो। यहाँ पे वेरिएबल 1 था, उसको मैंने ओशियन का नाम दे दिया, वेरिएबल 2 को एरिया का, और ये उसने खुद डिटेक्ट कर लिया। और विड्थ मैंने इसकी थोड़ी सी बढ़ा दी, 12 कर दी। ठीक है, आप लोग जितने भी हैं काउंट करके वो कर सकते हो, या अपनी तरफ से ज्यादा कर दो, 13 कर दो, या जितने भी कर दो। ठीक है। तो और डेसिमल डेसिमल रहेगा ही नहीं, वो खुद ही जीरो कर देगा उसको, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद देखो, एरिया में न्यूमेरिक, और विड्थ इसकी 80 रहने दी, हमें चाहिए नहीं है। अच्छा, डेसिमल, अब इसके आप लोगों का चूंकि होल नंबर्स में डाटा गिवन है, तो डेसिमल यहाँ से 0 कर दो। ठीक है, डेसिमल 0 की है, तो ये देखो वैल्यू सारी इसकी होल नंबर्स में चली गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो ये पाई चार्ट के लिए है, ये ऊपर से जा नहीं रहा है। इसको नीचे। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या करना है, पाई चार्ट को ही देख लो सबसे पहले। इसी डाटा पे ये दो जो कॉलम्स हैं, इसी पे पाई चार्ट भी बन सकता है, बार चार्ट भी बन सकता है। और नॉर्मली बुक्स में भी अगर आप लोग देखो कभी या वैसे,
तो आप लोगों को डाटा जो गिवन होता है उसमें अक्सर क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं कि एक ही डाटा पे पाई चार्ट भी बनाने को कहा होता है और बार चार्ट भी। ठीक है, तो हम इस पे दोनों चीजें करके देख लेते हैं। तो आप लोगों ने उसके लिए क्या करना है, ये ऊपर क्लियर कट ऑप्शन सारी है, ग्राफ्स में जाना है। ठीक है, और लेगेसी डायलॉग्स, चार्ट बिल्डर में आप लोग खुद से बनाते हो ग्राफ्स, लेकिन अभी आप लोगों ने लेगेसी डायलॉग्स में जाना है। और सबसे पहले पाई चार्ट अब कर रहे हैं, तो इसमें देखो बार है, 3D बार, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, पाई चार्ट, और सबसे नीचे हिस्टोग्राम भी है। ठीक है, तो आप लोगों ने पाई चार्ट पे क्लिक करना है। तो वो यहाँ पे आप लोगों ने ऊपर लिखा हुआ है समरीज फॉर ग्रुप्स ऑफ केसेस को रहने देना है आप लोगों ने। सेपरेट वेरिएबल का होता है कि हर वेरिएबल का, यानी पैसिफिक ओशियन का अलग से पाई चार्ट बनेगा, अटलांटिक का अलग, तो वैसे नहीं करना हम लोगों ने, ग्रुप्स ऑफ केसेस कंबाइन हमने पाई चार्ट बनाना। ठीक है, तो डिफाइन पे क्लिक करो, डिफाइन पे क्लिक करो, तो ये वेरिएबल्स इनको वैसे ही रहने दो, अभी हमने जिसको हमें जरूरत है सिर्फ वो करेंगे। अच्छा, यहाँ से सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसको नोट्स के ऊपर वो पिक्चर सी बनी हुई है, क्लियर नहीं हो रहा तो लिख लेना आप लोग कि आप लोगों ने एन ऑफ केसेस की बजाय सम ऑफ वेरिएबल यूज करना है। ठीक है ना, सब मतलब सेपरेट वैल्यूज की बजाय ऑल टुगेदर उसकी वैल्यूज यूज करनी है। सम ऑफ वेरिएबल पे टिक करना है। यहाँ पे इसको वो थोड़ी सी ब्लर है जो नोट्स में पिक्चर है, उससे पता नहीं चल रहा, तो इसको आप लोग खुद से लिख लो कि हमने किसको टिक किया है, सम ऑफ वेरिएबल को। ठीक है, उसके बाद वो नीचे वाली बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोगों ने जो न्यूमेरिक वैल्यू है ना, जिस वेरिएबल को यूज करना है आप लोगों ने वैल्यूज को। ठीक है, पाई चार्ट अमूमन इसी तरह का होता है कि एक साइड पे आप लोगों की स्ट्रिंग वेरिएबल होते हैं और उसके साथ कोई ना कोई वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जो वैल्यूज वाला कॉलम है वो इसमें डाल। ठीक है, तो वो उसमें ये आ जाएगा। तो वहां पे आप लोगों की अगर वो बिल्कुल डार्क हुआ है ना नोट्स में, तो एरो लगा के ना लिख लो कि ये एरिया वाला कॉलम हमने इधर एंटर किया। ठीक है, ताकि पेपर में कंफ्यूज ना हो, भूल ना जाए कि हमने क्या कर किया था। और डिफाइन स्लाइसिस बाय, जिसके अकॉर्डिंग स्लाइसिस बनाने हैं वो आप लोग इसमें डालोगे। तो ओशियन नीचे आएगा और एरिया ऊपर। ठीक है, तो ये हर क्वेश्चन में इसी तरह से होगा। यहाँ पे अगर कोई भी वेरिएबल होंगे स्ट्रिंग वेरिएबल, वो डिफाइंड स्लाइसिस बाय में आएंगे, और न्यूमेरिक जो आपकी वैल्यूज होंगी वो वेरिएबल। ठीक है, बाकी कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दो इसको, और बस ओके कर दो इसको। तो ये देखो आप लोगों का पाई चार्ट बन गया, और ये आप लोगों ने पेपर में दिखाना है, सबने बना बना के बुला के दिखाना है। तो अगर देखो आप लोगों को की है साथ में कि ब्लू वाला जो है वो अटलांटिक है, फिर आर्कटिक है, और ये सारा पैसिफिक है। ठीक है, ये सारा आप लोगों का ग्राफ बन गया, पाई चार्ट बन गया। इसको फिलहाल मिनिमाइज कर दो। अच्छा, इसी पे आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोग इसी डाटा पे बार चार्ट भी बना सकते हो। बार चार्ट की वैसे अपनी एग्जांपल भी है, लेकिन बार चार्ट में एक दफा करके बता देती हूँ, आप लोग फिर जो नोट्स वाली एग्जांपल है वो खुद कर लेना। ठीक है, कल क्लास में। लेगेसी डायलॉग्स, बार पे क्लिक करो, सिंपल बार चार्ट करोगे। जो सिंपल बार चार्ट है सिंगल बार वाला वो होगा। ठीक है, और ये देखो शेप भी देख रहे हो, सिंपल बार चार्ट में हर बार की अलग अलग वो है, बार्स हैं, और क्लस्टर्ड में जो हम लोग वो बनाते हैं साथ साथ बार्स, ठीक है, वो है। और स्टैक में देखो ऊपर नीचे अगर इकट्ठी बनानी है, यानी कि हाफ कुछ और हो, हाफ डाटा कुछ और हो, उस तरह से बना सकते हैं। क्लस्टर्ड में भी यही चीज है कि ये आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल ये मेल है और ये फीमेल है, इस तरीके से हो सकते हैं। और अगर एक ही चीज का बनाना है तो सिंपल बार चार्ट। इसमें भी आप लोग इसको ऐसे ही रहने देना, समरीज फॉर ग्रुप्स ऑफ केसेस। पाए में भी हमने ग्रुप्स ऑफ केसेस किया था, समरीज में भी। डिफाइन करो इसको, ये मैं भी किया था तो। अच्छा, इसमें भी आप लोगों ने क्या करना है कि ये विंडो जब ओपन हो जाएगी तो एन नंबर ऑफ केसेस की बजाय हम लोगों ने अदर स्टैटिस्टिक मीन उसका निकाल लेना है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं ना आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी कि हम मीन क्यों करते हैं, एन नंबर ऑफ केसेस ये क्यों नहीं करते, या ये क्यों नहीं करते। ठीक है, अदर स्टैटिस्टिक को करना है एग्जाम्पल मीन। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने जो वैल्यू है ना, यानी जिसकी बार्स बनानी है, वो आप लोगों ने यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो अगर क्लियर नहीं है तो वहां पे वैसे दूसरी एग्जांपल में है। इस एग्जांपल के साथ आप लोग ये होगा कि हमने जो एरिया वैल्यूज हैं, यानी कि वही बात के न्यूमेरिक जो डाटा है जिसकी हमने बार्स बनानी है, वो यहाँ पे आएगा। और ये ओशियन को सिलेक्ट करो और इसको कैटेगरी एक्सिस में। इसका मतलब ये है कि जिसकी कैटेगरीज बनानी, जिसके अकॉर्डिंग बनानी है वो आप लोगों का कैटेगरीज में जाएगा। ठीक है, और जिसकी बनानी है वो आप लोगों का वेरिएबल में जाएगा। ठीक है,
फिर वही बात के बाकी किसी चीज को करने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज याद रखने वाली है कि एन कुछ एन पहले से होता है, आप लोगों ने अदर स्टैटिस्टिक को करना है, ठीक है, और किस में क्या डालना है ये बस थोड़ा सा याद करने वाली चीज है। और ओके करो इसको। बार आप लोग ये देखो, तो ये देख रहे हो एंटार्क्टिक की ये बार अलग अलग सबकी बार, यानी कि उसने बार्स किसके हिसाब से कर दी, ओशियंस के हिसाब से, और अंदर जो है वो एरिया डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने उलट नहीं कर देना उसमें ग्राफ बनाते वक्त, तो बस ये इस चीज का ध्यान रखना। बस इतनी सी बात है, और जो एग्जाम्पल आप लोगों के नोट्स में है वो फिर आप लोग खुद परफॉर्म कर लेना बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे कंपोनेंट बार चार्ट का डाटा एंटर किया हुआ है। हाँ, अच्छा ये देखो, ये दोनों पे हमने, ये दोनों कॉलम्स पे हमने पाई चार्ट और बार चार्ट बनाया है। आगे वेरिएबल 3 का कॉलम जो मैं एंटर कर रही थी वो है आप लोगों का कंपोनेंट बार चार्ट के लिए, ठीक है। बीच में मल्टीपल बार चार्ट भी है लेकिन वो आप लोग खुद कर लेना, ठीक है, आप सारा कुछ है नोट्स में। कंपोनेंट बार चार्ट में देखो, आप लोगों के पास डिवीजन है, मेल और फीमेल की वैल्यूज है, ठीक है। डिवीजन यहाँ पे मैंने पेशावर रावलपिंडी थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख दिया है। तो वेरिएबल व्यू में जाओ, वेरिएबल 3 को हम नाम क्या देंगे, डिवीजन का। वो देखो उसने खुद डिटेक्ट कर लिया, जब मैंने सारी पेशावर लिख के टाइप एंटर किया था तो उसने खुद वो कर लिया था कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं आपके। और यहाँ पे 8 ही रहने दी थी मैंने, क्योंकि मैंने जरा शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं सारी वैल्यूज को, वरना अगर बड़ी बड़े सारा सारा पूरा लिखोगे तो इसको एहतियातन विड्थ को बढ़ा देना। डेसिमल उसने खुद ही लॉक कर दिया 0 कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये देखो इसमें डिवीजन शो हो गया। और इसके आगे मेल और फीमेल का वेरिएबल 4 और वेरिएबल 5 में है। वेरिएबल व्यू में जाओ, यहाँ पे मेल आ गया और यहाँ पे फीमेल, नेम एंटर कर दी। और डेसिमल, ये भी वैल्यूज क्या है, होल नंबर्स में है, कोई भी वैल्यू पॉइंट वाली नहीं है, तो इसको 0 कर दो और इधर से इसको भी 0 कर दो। 0 सिर्फ तब करना है जब आप लोगों के पास वो क्या हो, डाटा होल नंबर्स में हो। ये ना हो कि आप लोगों को डाटा मैंने पॉइंट्स में दिया हुआ है और आप लोग जाके इसको सारों को 0 0 कर दो, ठीक है। शुरू में डिफॉल्ट में क्या होता है, 2 दिया हुआ होता है, लेकिन हमने डाटा को देख के चेंज करना होता है इसको, ठीक है। अच्छा ये देखो, हमने जब उसको 0 कर दिया तो सारी वैल्यूज हमारे पास इस तरह से आ गई। पहले इस तरह से थी ना, पॉइंट के बाद 2 0 थे, तो क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट में क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो उसको जब हमने चेंज किया तो वैल्यूज बिल्कुल होल नंबर्स में आ गई, और ये तो हमारे पास तीनों के नाम आ गए, ठीक है। अब हमने इसकी बेस पे बनाना है, क्या बनाना है, कंपोनेंट बार चार्ट। तो उसके लिए यहाँ पे वही चीज है जैसे आप लोगों को दिया हुआ है, ये फॉलो करोगे। ग्राफ में जाओगे, लेगेसी डायलॉग बार, और ये मैंने कहा था ना बार चार्ट के लिए, यानी कि तीनों तरह के जो बार चार्ट है वो आप लोगों ने इसी में से बनाने हैं। तो आप लोगों ने इसमें कंपोनेंट बार चार्ट, अगर आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर का थोड़ा बहुत याद हो तो किसमें था, ये इस तरीके की इसकी शक्ल होती है, ठीक है। ये मल्टीपल बार चार्ट होता है और ये कंपोनेंट बार चार्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, अगर तो आप लोगों को याद है कंपोनेंट बार चार्ट, बेशक शेर मोहम्मद चौधरी की बुक खोल के देख लो, कोई एग्जाम्पल वहां से कर लेना। तो आप लोग कंपोनेंट बार चार्ट की जो भी एग्जाम्पल दी हुई है ना, वहां से आप लोग उसका डाटा एंटर करके परफॉर्म कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या है कि हमने इसमें इसको स्टैक कर लेना है। और अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि अभी तक हमने दो उनमें क्या किया था, समरीज फॉर ग्रुप्स ऑफ केसेस, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ कि हम किसको करेंगे, समरीज ऑफ सेपरेट वेरिएबल, ठीक है। तो ये चीज वहां पे मेंशन है, इसको जरा नोट्स में ना अंडरलाइन कर दो, थोड़ा सा स्टार लगा लो कि ये चीज याद रखने वाली है। इसको मैं वही बात करी हूँ कि इसको मैं ना क्लास में डिफाइन कर दूंगी कि अलग अलग केसेस क्या होते हैं और वो क्या होते हैं, और एन से हमने क्यों नहीं किया था और मीन से हमने क्यों किया था। चलो इसको डिफाइन करते हैं, तो आप लोगों के पास ये ओपन हो जाएगा। और अब वो कह रहे हैं कि बार क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो बार आप लोगों ने करना है इसको, अब हम इसको ले रहे हैं ना, मेल को भी पहले पहले मेल को शिफ्ट कर दो और फिर फीमेल को शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे वो देखो ऑटोमेटिकली मीन वैल्यूज इनकी यूज कर रहा है, ठीक है। टोटल जो वैल्यूज है उनकी बजाय वो उनका मीन यूज करेगा। उसके बाद कैटेगरी एक्सिस में हम लोग डिवीजन को लेंगे,
बस इतनी सी बात है। और बाकी ये टाइटल्स ऑप्शंस को इसको देखने की जरूरत नहीं है। ओके बस कर दो इसको। तो ये देखो ब्लू उसने मेल को शो कर रहा है और ग्रीन से वो फीमेल को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट बार चार्ट आपका बन गया। तो बस उसमें एक चीज याद करने वाली है कि हम लोग क्या करेंगे, समरीज ऑफ सेपरेट वेरिएबल्स, ग्रुप्स ऑफ वेरिएबल की बजाय। और अगर आप लोगों ने चेक करना हो कि ऐसा क्यों नहीं करते, तो आप लोग खुद से परफॉर्म करके देख सकते हो। ठीक है ना, जब आप लोग खुद से देख लो कि क्यों नहीं करते, खुद से इसकी रीजन फाइंड करने की कोशिश करो, फिर हम बाकी क्लास में कर लेंगे। चलो अब ये इस पे हमने ये कर लिया। देखो अब वही बात के एक ही शीट पे मैंने तीन तरह के ग्राफ्स बना लिए हैं। इस पे पहले दो कॉलम पे पाई चार्ट और बार चार्ट, और इस पे इन दोनों पे मैंने क्या बनाया, कंपोनेंट बार चार्ट। तो हमने एक ही शीट खोली है, कोई इसको दोबारा क्लोज या वो नहीं किया। तो पेपर में भी ऐसे ही करना है। अच्छा ये लास्ट वाला देखो, ये मैंने टाइप किया हुआ है हिस्टोग्राम के लिए। ठीक है, हिस्टोग्राम का डाटा दो कॉलम्स है, पेज नंबर 31 नोट्स में देखो, एज है और नंबर ऑफ ऑपरेटर्स। एज में 61, 64, 67, 70 और 73 ये एंटर किया हुआ है। और इसमें 5, 18, 42, 27 और 8। तो फिर वही बात, पहले एडिटिंग कर लेते हैं वेरिएबल व्यू में जाके। ये क्या है, एज है, एज लिख दिया। और नीचे क्या है आप लोगों के पास, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स। तो पूरा लिखने की बजाय बस ऑपरेटर्स लिख दो। तो ये न्यूमेरिक इसकी, ये भी होल नंबर्स में है, कोई भी वैल्यू डेसिमल में नहीं है, तो पूरे को ऐसे कर दो। अच्छा गर्ल्स, एक चीज का ध्यान रखना, याद रखना इस चीज को, कि अगर एक भी वैल्यू डेसिमल में होगी तो फिर आप लोगों ने डेसिमल काउंट करने हैं कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं। अगर सारे नंबर होल नंबर्स में है लेकिन एक वैल्यू ऐसी है जिसमें पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं, तो फिर आप लोगों ने पूरे वैल्यूज को टू पे रहने देना है। वरना अगर सारी होल नंबर्स में है तो फिर डेसिमल को जीरो कर देना है कि कोई भी वैल्यू उसमें नहीं है। तो ये देखो नाम हमने एंटर किया उधर, तो यहाँ पे शो हो गया, और सारी वैल्यूज प्लेन हो गई, होल नंबर्स में आ गई। अच्छा उसके बाद आप लोग देखो, अब फिर वही बात के उसमें जाना है, ग्राफ्स में, लेगेसी डायलॉग्स, और हिस्टोग्राम के लिए ये सबसे नीचे। ठीक है, इसमें वेरिएबल जो है आप लोगों ने किसको करना है, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स। नहीं, अच्छा ये ऑपरेटर्स आप लोगों का स्ट्रिंग वेरिएबल शो हो रहा है, आप लोगों ने इसको जो है ना वेरिएबल्स को इसमें डाल दो। और बस हमने वैसे उसी का ही बनाना है। अच्छा हाँ, एक चीज होती है, मुझे याद आया कि आप लोगों ने इसको फ्रीक्वेंसी, ये जो हिस्टोग्राम है, ठहरो जरा, इसके लिए एक चीज पहले करनी होती है। डेटा में जाना है गर्ल्स, इसके लिए ना आप लोगों ने ना, वैसे हिस्टोग्राम के लिए हमें कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह अलग अलग दो कॉलम्स नहीं चाहिए होते। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ से देखो ग्राफ्स में लेगेसी डायलॉग हिस्टोग्राम, तो यहाँ पे उसने सिर्फ एक ही चीज मांगी हुई है, या फिर उसने कहा हुआ है कि मतलब रो कॉलम वाइज अगर अलग अलग से कुछ देना, वरना यहाँ पे क्या सिर्फ एक ही चीज है। उसकी तरह नहीं है कि कैटेगरी एक्सिस में कुछ मांगा हुआ है और उसमें कुछ और मांगा हुआ है। तो हमने एज और उसकी ऑपरेटर्स वाइज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे। और अगर आप लोगों को याद हो हिस्टोग्राम किसके लिए होता है, कौन से डेटा के लिए होता है, यहाँ से है वेट केसेस। हाँ जी, किसी को याद है। अच्छा ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं उसको मैंने, चूंकि हमने एक ही वेरिएबल को यूज करना है, हमने दोनों कॉलम्स में अलग से डाटा एंटर नहीं करना, लेकिन हमारे पास क्या है, एज दिया हुआ है हमें, और उसके आगे हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स जो है, यानी कि एज है ना, और हर एक के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो हम लोग क्या उसको करेंगे, वेट केसेस करेंगे फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। इन जो हमारे पास डाटा गिवन है उसको हम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग वेट कर देंगे। अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ना, वो हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को याद नहीं होगा।
तो ये मैं जो है ना क्लास में सारों को एक्सप्लेन कर दूंगी। बस आप लोगों ने ये याद रखना है कि हम लोगों ने अगर इस तरीके से दिया हो, वरना वैसे हिस्टोग्राम जो है वो आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करते वक्त होता है। लेकिन अगर वैसे आप लोगों ने करना है तो यहाँ पे क्या करोगे, डाटा में जाओगे, ठीक है, वेट केसेस पे क्लिक करोगे तो ये आप लोगों की ये विंडो ओपन हो जाएगी। और जो आप लोगों की फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी कि नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी यही होती है ना, तो आप लोगों ने वेट केसेस पे क्लिक करके उसको शिफ्ट कर देना है और ओके कर देना है, ठीक है। तो वो बस आउटपुट में ये शो करेगा कि वेट बाय ऑपरेटर्स, अब यानी कि ये काम हो गया है। अब आप लोगों ने उसमें जाना है ग्राफ्स में और लेगेसी डायलॉग्स हिस्टोग्राम। तो ये सारे स्टेप्स आप लोगों के ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। और अब आप लोगों ने एज को शिफ्ट कर देना है और बस, ठीक है, किसी भी इसको टाइटल्स वगैरह को क्लिक करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों का ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के बॉक्स प्लॉट भी है, वो आप लोग देख लेना। मिनी टैब में किया था या नहीं किया था मिनी टैब में। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के पेपर में ना, पास्ट पेपर्स में, इससे मुझे याद है कि कुछ क्वेश्चंस में बिल्कुल उन्होंने सारों में मिनी टैब यूज करने को कहा है और कुछ क्वेश्चन में उन्होंने सारों में एसपीसिस यूज करने को कहा है, ठीक है। तो जो सैंपल पेपर मैंने बना के भेजा है ना, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन में एसपीसिस का लिखा हुआ है, मेंशन किया है, और कुछ क्वेश्चन में मिनी टैब यानी कि मिक्स। तो वो भी इसी तरह से ना मिक्स करके दे सकते हैं। और ये मैंने वैसे एचओडी को कहा था कि वो पूछ दें वहां से कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं, ज्यादा वेटेज एसपीसिस की है या मिनी टैब की है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें हम लोग मिनी टैब में करते हैं परफॉर्म, और आराम से, ज्यादा आराम से कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने मेंशन किया हुआ हो तो फिर हमें उसी चीज को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो बॉक्स प्लॉट जो है आप लोगों के, वो करते वक्त जो मिनी टैब में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स निकालते वक्त ना ऑप्शन होती है वहां पे, तो अगर आप लोग ऑप्शन को क्लिक करो तो बॉक्स प्लॉट उससे शो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने अलग से स्टेप्स बताए हुए हैं। और आप लोग ये वाला क्वेश्चन जो है ना खुद कर लेना, क्या एक ही डाटा दिया हुआ है उसका। मैं जरा रिग्रेशन कोरिलेशन आप लोगों को बता दूं। सॉरी, 34 पेज पे नोट्स निकालो आप लोग, ये मैंने एंटर नहीं किया। अच्छा, फिर वही बात की, ये सारा मैंने इस पे कर लिया। बस आगे मैं बजाय इसके कि मैं इसको क्लियर करूं या इसके ऊपर मैं ओवरराइट करूं या क्लोज करके दोबारा विंडो ओपन करूं, नेक्स्ट जो वेरिएबल कॉलम है उसी को यूज करूंगी। रिग्रेशन में आप लोगों के पास क्या है, प्राइस है और क्वांटिटी सोल्ड है। अच्छा, रिग्रेशन में गर्ल्स याद रखना आप लोग ना कि दो चीजें हैं, कि आप लोगों को जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में बताया हुआ हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। लेकिन थर्ड सेमेस्टर में मेरे ख्याल से इतनी प्रैक्टिस हो चुकी हुई है कि आप लोग खुद से जज कर सकते हो कि इंडिपेंडेंट क्या होता है और डिपेंडेंट क्या होता है, ठीक है। कॉमन सेंस यूज करना। क्वेश्चन वैसे आप लोगों का बहुत आसान ही आएगा, पास्ट पेपर्स में इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते, इजीली आप लोग जज कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में भी इसी तरह से करना है। 25 है वैल्यू, उसके बाद क्या 45। और जरूरी नहीं है कि आप लोग जो है देख के वो कर सको। क्वेश्चन उन्होंने इस तरीके का पूछा हुआ होगा कि हम लोग बता सकते हैं कि इंडिपेंडेंट क्या और डिपेंडेंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसी चीज को देखना है कि हम लोग, कि उन्होंने जिस चीज पे इफेक्ट मांगा हुआ है वो क्या होगा, आप लोगों का डिपेंडेंट, और जिस चीज का इफेक्ट उन्होंने किया हुआ है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट। तो बस इस चीज का ख्याल रखना। 30 50 है, फिर है 35। चलो, ये आप लोगों की होगी प्राइस, और क्वांटिटी सोल्ड क्या है 118 105। और 95, ठीक है। वेरिएबल व्यू में जाके इस पे लिख दो प्राइस। प्राइस भी लिख सकते हो और एक्स और वाई भी लिख सकते हो। अच्छा, इन्होंने प्राइस को यहाँ पे इंडिपेंडेंट कहा है, तो आप लोग यहाँ पे एक्स और इसको वाई कर दो, ठीक है। बहुत ज्यादा उसको डिटेल उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। और वेरिएबल वैल्यूज जो है वो फिर से होल नंबर्स में है, तो इनको 0 कर दो। तो ये देखो यहाँ पे बड़ा नीट सा एक्स और वाई बन गया। आप लोग प्राइस एक्स और क्वांटिटी वाई ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि इसको एक्स खाली करने की बजाय
प्राइस अंडरस्कोर एक्स ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको क्वांटिटी अंडरस्कोर इसलिए डाल रही हूँ कि स्पेस वो अलाउ नहीं करता, ठीक है यहाँ पे। तो उसको थोड़ा सा वो करने के लिए प्राइस एक्स और क्वांटिटी वाई कर दिया, ताकि याद भी रहे कि क्या चीज को हमने क्या किया। तो अब इसके लिए क्या करना है, ये बस ये ऑप्शंस ही याद करने वाली होती है ना आप लोगों की। एनालाइज में जाना है, और एनालाइज में देखो सारा कुछ है आप लोगों के पास। रिग्रेशन, ये कोरिलेशन यहाँ से करेंगे, रिग्रेशन यहाँ से करेंगे, तो पहले रिग्रेशन में जाएंगे। तो एनालाइज, रिग्रेशन और लीनियर, तो ये आप लोगों की विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे मिनी टैब में क्या था, वर्ड्स डिफरेंट दिए हुए थे, वरना उसमें भी इसी तरह की विंडो ओपन होती थी, और आप लोग क्या वहां पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को शिफ्ट करते थे, सिर्फ और सिर्फ उनकी जो टर्मिनोलॉजी है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। यहाँ पे वही टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग यूज करते हैं। तो आप लोगों के पास एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, एक्स पे क्लिक करके इंडिपेंडेंट में शिफ्ट कर दोगे, और वाई को क्लिक करके डिपेंडेंट में शिफ्ट कर दोगे, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे देखो काफी सारी और भी चीजें हैं, तो एक दफा बस खोल के देख सकते हो कि क्या क्या कुछ होता है। स्टेटिस्टिक्स को खोल के देखा मैंने, तो क्या है वो उसने एस्टिमेट्स पे, एस्टिमेट्स रिग्रेशन कोफिशिएंट के एस्टिमेट्स क्या होते हैं, ए और बी की वैल्यूज, ठीक है। तो उसने वो पहले से ही टिक किया हुआ था। मॉडल फिट वो ऑब्वियसली हमें चाहिए है। तो ये सारी चीजें बाकी की उसने हमें नहीं पढ़ी हुई, हम तो हम उसको क्लिक नहीं करेंगे। हम लोगों ने रिग्रेशन के कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं किए हुए, तो इसको रहने देंगे, ठीक है। तो मतलब जो है उसको पहले से कर देंगे। प्लॉट में, अच्छा ये स्कैटर प्लॉट है, ये आप लोगों को मैं करवाऊंगी बाद में, ये मुझे याद करवाना, अभी नहीं करना इसको, पहले इस क्वेश्चन को देख लो सब। बस देखो कुछ भी नहीं करना, बस हमने वैल्यू शिफ्ट की है और ओके कर दी है। अच्छा बस अब विंडो समझने वाली है, थोड़ा सा ये देख लो। विंडो जब हमने ओके किया, तो ये देखो रिग्रेशन के नीचे चार चार टेबल्स आ गए हैं। तो हमने सारे टेबल्स को नहीं लिखना, और ये एज इट इज आप लोगों ने टेबल उठा के वहां पे नहीं लिखने, ठीक है। तो ये वाला टेबल आप लोग सबसे पहले इग्नोर करोगे। उसके बाद इस टेबल में आप लोग मॉडल समरी जो है, इसमें आप लोगों ने जो वैल्यू इग्नोर नहीं करनी, वो ये है आप लोगों की आर स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। ये 0.967 है ना, इस वैल्यू को आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना। इस वैल्यू को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। एरो लगा के ना, नोट्स में आर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, उसके आगे आप लोग एरो लगा के लिख लो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। आप लोगों ने ये स्किप किया था थर्ड सेमेस्टर में, हम लोगों ने आर स्क्वायर नहीं पढ़ा था, लेकिन आप लोग इसको लिख लो। और इसकी इंटरप्रिटेशन मैं आप लोगों को ना मार्क करवा दूंगी, जहां से आप लोगों ने लिखनी है इसकी कि क्या इंटरप्रिटेशन होती है इसकी, क्योंकि इंटरप्रिटेशन आ सकती है। तो बाकी जो ये जो तीन कॉलम्स है, इन सबको इनको भी इग्नोर करो, सिर्फ आर स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो आर स्क्वायर को फोकस करो। और इधर से हमें एनोवा टेबल, हमने रिग्रेशन की टेस्टिंग नहीं की हुई, तो एनोवा टेबल को भी इग्नोर करो। फिर डायरेक्ट कोफिशिएंट्स पे आ जाओ, ठीक है। हमने क्या किया था, मॉडल समरी में से आर स्क्वायर चाहिए, सिर्फ इस वाली वैल्यू को हम लोग देखेंगे, ये वाली वैल्यू, ठीक है। और बाकी कॉलम्स इग्नोर, एनोवा का पूरा टेबल इग्नोर, और फिर कोफिशिएंट्स में आ जाओ। कोफिशिएंट्स में जो कांस्टेंट होता है ना, ये पहला कॉलम, और कांस्टेंट कांस्टेंट होता है ए, ठीक है। तो ये आप लोग नोट्स के ऊपर भी लिख लो एरो डाल के, 130.705 ये आप लोगों की ए की वैल्यू है, और जो आप लोगों का बी है वो इसके साथ है, ठीक है। ये -0.0601, ठीक है। तो ये आप लोगों का ये ए है और ये बी है। बाकी ये जो सारी वैल्यूज है ना, इनको भी इग्नोर करना, ठीक है। आप लोगों ने रिग्रेशन की टेस्टिंग नहीं की है ना, इस वजह से बीटा की टेस्टिंग तो थर्ड सेमेस्टर में की थी वैसे, लेकिन अभी मेरे ख्याल से इसमें नहीं है, देख लेंगे अगर हुई तो कर लेंगे। फिलहाल रिग्रेशन एक मॉडल को देखना। अच्छा देखो, ए और बी ये है, ये ए है ये बी है, तो मॉडल आप लोगों को पता है क्या होता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यानी कि क्या होगा 130.705 माइनस 0.601x, ठीक है। ये आप लोगों का मॉडल होगा। और इंटरप्रिटेशन इसकी लिखवाई थी, तो वो वही शेर में चौधरी की बुक से ही होगी। दोबारा भी मैं वैसे आप लोगों को बता दूंगी, कल क्लास में ना मुझे रिमाइंड करवा देना, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, और इंटरप्रिटेशन भी बता दूंगी। अच्छा, इसी डाटा पे आप लोगों ने, जैसे हमने मिनी टैब में भी क्या है, रिग्रेशन और कोरिलेशन एक ही डाटा पे किया था, आप लोगों ने इस पे भी ऐसे ही करना है। एनालाइज में जाना है, कोरिलेट में जाओगे, ठीक है, और बाइवेरिएट। पार्शियल कोरिलेशन वो आप लोगों ने नहीं पढ़ी हुई, सिर्फ और सिर्फ ये वाली कोरिलेशन पढ़ी है। तो ये देखो, जिस तरह से
उसमें था, मिनी टैब में भी था ना कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को शो करता है और फिर कोरिलेशन जब हम करते हैं तो वो बस वेरिएबल का कॉलम शो कर देता है। तो यहाँ पे भी उसने क्या है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की बजाय, क्योंकि हम लोग कोरिलेशन में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं रखते, हमारे पास वेरिएबल जो है कोई इंडिपेंडेंट कोई डिपेंडेंट नहीं होता, तो हम क्या एक्स और वाई को उठा के एक ही कॉलम में वो करेंगे, ठीक है। और बाकी कुछ भी नहीं छेड़ना आप लोगों ने। ये कोरिलेशन की जो टाइप्स हैं, पियर्सन कोरिलेशन होता है, स्पेयरमैन होता है, कैंडल स्टॉल, इसको भी नहीं देखना, बस पियर्सन को ही रहने देना, ठीक है। और बस क्या करोगे, ओके कर दोगे, यानी सिंपल से स्टेप्स है। तो इसको जब ओके किया तो अच्छा ये देखो उसने क्या है, एक किस्म का ना टू वे टेबल बना दी है। तो कोरिलेशन की यानी कि एक्स और वाई की कोरिलेशन क्या है आपस में, 0.983। अच्छा उसने क्या किया, एक्स की कोरिलेशन भी बता दी है, और वाई की भी, और एक्स और वाई और एक्स की भी, यानी कि 4 तरह से कोरिलेशन बता दी है। किस किस की, एक्स के साथ जो कि 1 है ऑब्वियसली, उसके खुद के साथ तो 1 ही होनी है। एक्स और वाई के साथ क्या, -0.983, वाई की एक्स के साथ बता दी और वाई की वाई के साथ, ठीक है। तो कोरिलेशन का आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत याद हो, क्या मैंने बताया हुआ था कि थर्ड सेमेस्टर में, कि एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स कोरिलेशन सेम ही होती है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का सिनेरियो नहीं होता ना। तो इसी वजह से हमारे पास आंसर जो है वाई ऑन एक्स की कोरिलेशन या एक्स ऑन वाई की कोरिलेशन वो बिल्कुल सेम होती है। या आप लोगों का ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है अगर ऑब्जेक्टिव आया तो। अच्छा कोरिलेशन ये है आप लोग, ये देखो दोनों सेम है, ठीक है। तो इससे रिजल्ट से हमें क्या पता चलता है, कोरिलेशन की इंटरप्रिटेशन याद है अगर किसी को, -0.983, इसका मतलब है कि एक्स और वाई के दरमियान, प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, ठीक है। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा डिक्रीज करता है। माइनस का साइन का मतलब सिर्फ इतना था, माइनस क्या है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, रिलेशनशिप की डायरेक्शन। तो और 0.983 ये बहुत हाई कोरिलेशन है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये इंटरप्रिटेशन में लिख देना है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, बस इतना सा लिख देना, ठीक है। तो ये आप लोगों का रिग्रेशन कोरिलेशन हो गया, और ये ऊपर सारे ग्राफ्स हो गए। और बाकी जो टेस्टिंग है ना, थोड़ी सी टेस्टिंग और वन वे अनोवा, वो भी आप लोगों का आएगा, वो फिर मैं आप लोगों को कल की क्लास में करवा दूंगी। थोड़ी बहुत ये प्रैक्टिस कर लेना, कल क्लास में लैब में आप लोगों ने सारी प्रैक्टिस ही करनी है। बताने वाली चीजें मैं स्टार्ट में ही बता दूंगी। और अच्छा अगर कंप्यूटर शेयर करने पड़ते हैं तो ये जो भी डाटा एंटर करेगा वो एक ही दफा डाटा एंटर कर लेगा, और फिर बाकियों को, बाकी जो है सिर्फ उसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। मतलब एनालाइज एक दफा सारों, जो भी परफॉर्म करने वाला होगा ना वो, जिस तरह अगर रिग्रेशन परफॉर्म करनी पड़ती है तो बस जाते हुए रीसेट कर दे, ठीक है, कि ताकि जो आने वाला हो वो उसको सही तरह परफॉर्म कर ले। बस इतनी सी बात है, शीट को मैं सेव कर देती हूँ, अगर किसी को चाहिए हो तो वो फिर ले लेगा। सेव एज कर लिया करो, ठीक है। डेस्कटॉप पे इसको, ठीक है, ये सेव हो गई। आउटपुट को सेव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आप लोगों की शीट सेव हो गई। चलो, और मुझे ना ये बस रिमाइंड करवा देना क्लास में, जो मैंने कहा है ना सारी चीजें कि ये मैं क्लास में बता दूंगी, वो एन वाली बात और वेट केसेस वाली बात, ये फिर मैं सारों को एक्सप्लेन कर दूंगी एक ही दफा, ठीक है। अभी सिर्फ 5 पार्टिसिपेंट्स हैं। चलो ठीक है, मैं एंड करने लगी हूँ।